हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गुप्ता वंश से जो गुप्ता डायनेस्टी है उससे पूछे जाते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी 2020 और सीटेट जैसे एग्ज़ामों में इसमें से 2-3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी सकंदगुप्त। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपके एसएससीएल सीजीएल 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए श्रीगुप्त। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? ये प्रश्न भी दोस्तों आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया था ये प्रश्न, और इसका सही उत्तर है कुमार देवी। इसका सही उत्तर है कुमार देवी। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। ये पिछले आपके एसएससी, सीजीएल और एनडीए जैसे एग्ज़ामों में पूछा गया है। और इसके ऑप्शन है ए भारत का अशोक, बी भारत का नेपोलियन, सी भारत का सिकंदर और डी भारत का चक्रवर्ती। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी जो है कि आसान है और काफ़ी जो है कॉमन क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर है भारत का नेपोलियन। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है कि बीपीएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके ऑप्शन है सकंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। और इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त, सी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है सीटेट 2021 और एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए है स्वर्ण युग, बी है अंधकार युग, सी है लौह युग, डी है मध्य युग। दोस्तों, तो गुप्त काल जो है वो अपने स्वर्ण युग के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी मशहूर है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या था? ये प्रश्न जो है कि 2022 में एसएससी जीडी में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है ए विक्रमादित्य, बी समुद्रसेन, सी अशोकगुप्त, डी धर्मगुप्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्रमादित्य। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? ये प्रश्न जो है यूपीएससी प्री में आया हुआ है। और इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी सकंदगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसका सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रमुख लिपि कौन सी थी? ये भी प्रश्न जो है एसएससी 2020 में पूछा गया है। गुप्त काल की प्रमुख लिपि क्या थी? ए है खरोष्टी, बी है नागरी, सी है ब्राह्मी और डी है पाली। दोस्तों, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर है ब्राह्मी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को यदि आप जानते हैं तो उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन सिक्कों में प्रमुख धातु कौन सी थी? ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। गुप्तकालीन सिक्कों में प्रमुख धातु कौन सी थी? ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा, डी सोना। इसका सही उत्तर है डी सोना। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? ए मौर्य काल,
बी शुंग काल, सी गुप्त काल, डी सतवाहना काल। दोस्तों ये प्रश्न जो है कि सीटेट 2019 आरआरबी ग्रुप डी में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी गुप्त काल। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन की शुरुआत किसके बाद हुई थी? जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश के पतन की शुरुआत किसके बाद हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी सीजीएल 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कुमारगुप्त, डी सकंदगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सकंदगुप्त। आज का अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकला किस काल की है? अजंता गुफाओं की चित्रकला किस काल की है? ये प्रश्न जो है कि एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए मौर्य, बी गुप्त, सी सुंग और डी कुषाण युग। इसका सही उत्तर होगा गुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त शासकों की राजधानी थी? गुप्त शासकों की राजधानी थी, ये प्रश्न जो है बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी अयोध्या, डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है डी पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से आज जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ये प्रश्न भी एसएससी, जेई, यूपीएससी प्री में पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन है ए आर्यभट्टीय, बी ब्रह्म सिद्धांत, सी सिद्धांत शिरोमणि, डी पच्चसिद्ध आंतिका। सर ये सारे जो है कि संस्कृत के नाम है। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? और इसका सही उत्तर होगा आपका आर्यभट्टीय। ये प्रश्न एसएससी से जेईई में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में धर्म का मुख्य स्वरूप क्या था? गुप्त काल में धर्म का मुख्य स्वरूप क्या था? यह भी प्रश्न दोस्तों सीटेट यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है वैष्णव धर्म, सी जैन धर्म, डी हिंदू धर्म। इसका सही उत्तर होगा डी हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है, वराहमिहिर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वराहमिहिर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ये जो प्रश्न है यूपीएससी मेन में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है ए आर्यभट्टीय, पंच सिद्धांतिका, बी सी सौर सिद्धांत, डी भूगोल शास्त्र। इसका सही उत्तर होगा बी पंच सिद्धांतिका। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है ए मथुरा, बी अयोध्या, सी उज्जैन, डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ए मथुरा। अगला प्रश्न है हमारा, सकंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमण को रोका था? सकंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमण को रोका था? यह प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ऑप्शन है ए शक, बी हुन, सी युआन, डी कुषाण। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हुन के आक्रमण में। हुन के आक्रमणों को रोका था। अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा? ये एक बुक का नाम है। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? ये प्रश्न जो है यूपीएससी ऑप्शनल में आया था हिस्ट्री में। इसका ऑप्शन है ए कालिदास, बी हरिसेन, सी विशाखादत्त, डी बाण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों विशाखादत्त। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकाल में प्रमुख कर था यानी कि टैक्स, गुप्तकाल में जो है कि प्रमुख टैक्स कौन सा था? ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके यूपी पीसीएस 2015 में पूछे गए हैं। ए भूमि कर, बी जल कर, सी व्यापार कर, डी सैनिक कर। गुप्त काल में प्रमुख कर था, इसका सही उत्तर है ए भूमि कर, जो भूमि पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है,
गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त प्रमुख उपाधि थी? गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त प्रमुख उपाधि थी। दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ए सम्राट, बी चक्रवर्ती, सी महाराजा धीराज, डी धर्मराज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराजा धीराज। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते, हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन सा था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन सा था? दोस्तों ये प्रश्न जो है कि 2019 में एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी हरिसेन, डी कालिदासी। काफ़ी जो है कि फेमस क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिसेन। अगला प्रश्न है गुप्तकाल में भूमिदान को क्या कहा जाता था? यह प्रश्न यूपीएससी प्री में पूछा गया है। ऑप्शन ए अग्रहार, डी धर्मदान, सी ब्रह्मदान, डी वृत्ति। गुप्तकाल में भूमिदान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अग्रहारा। अगला प्रश्न है गुप्तकाल में किस वैज्ञानिक ने पाई, जो 22/7 होता है, पाई का सटीक मान निकाला था? ये प्रश्न जो है आपके यूपीएससी सीडीएस में पूछे गए थे। ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर, डी भास्कराचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा गुप्तकाल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ये प्रश्न जो है सर यूपीपीसीएस 2023 में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है ग्राम भोजक, बी पुरोहित, सी धर्माधिकारी, डी उपाध्याय। सही उत्तर होगा इसका 25 का ऑप्शन ए ग्राम भोजक। गुप्तकाल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्राम भोजक हुआ करता था। अगला प्रश्न है गुप्तकाल में न्याय सूत्र किसने लिखा? ये एक बुक का नाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फेमस बुक है। गुप्तकाल में न्याय सूत्र किसने लिखा था? दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है नारद, बी मनु, सी बृहस्पति, डी याज्ञवल्क्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नारद। प्रश्न को एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। प्रश्न है गुप्तकाल में न्याय सूत्र किसने लिखा था? सही उत्तर होगा ए नारद। अगला प्रश्न है गुप्तकाल में शून्य की अवधारणा किसने दी थी? गुप्तकाल में शून्य की अवधारणा किसने दी थी? ये जो प्रश्न है ये सीटेट, एसएससी, सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ऑप्शन है भास्कराचार्य, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? जी हाँ दोस्तों, गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? ए विक्रमशिला, बी नालंदा, सी वल्लभी, डी तक्षशिला। ये प्रश्न जो है आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट में पूछे गए थे और इसका सही उत्तर होगा नालंदा। गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नालंदा था। गुप्तकाल में उपरी कौन था? ये प्रश्न जो है कि पूछे गए थे यूपीएससी में। गुप्तकाल में उपरी कौन था, यानी कि उपरी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है कर वसूल करने वाले अधिकारी, बी नगर रक्षक, सी दंडाधिकारी, डी व्यापारी प्रमुख। प्रश्न है गुप्तकाल में उपरी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर वसूल करने वाले अधिकारी को उपरी कहा जाता था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने उत्तर भारत को राजनीतिक एकता दी थी? गुप्त वंश के किस शासक ने उत्तर भारत को राजनीतिक एकता दी थी? ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल 2019 में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं।
ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल में भूमि मापन के लिए कौन सी इकाई प्रचलित थी? गुप्तकाल में भूमि मापन के लिए कौन सी इकाई प्रचलित थी? ये क्वेश्चन जो है कि बीपीएससी में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है नाल, ऑप्शन बी है कोस, ऑप्शन सी है बीघा, ऑप्शन डी है अधक। सही उत्तर हो जाएगा गुप्तकाल में भूमि मापन के लिए कौन सी इकाई थी, तो वो थी ऑप्शन ए नाल। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल में लेखन किस पर किया जाता था? जैसे आज हम लोग कागज पे लिखते हैं, उस तरह गुप्तकाल में लेखन किस पर किया जाता था? ऑप्शन ए है चमड़ा, ऑप्शन बी है ताड़पत्र, ऑप्शन सी है भोजपत्र, ऑप्शन डी है मिट्टी। ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये यूपी टेट और सीटेट में पूछे गए हैं और इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ताड़पत्र। गुप्तकाल में लेखन किस पर किया जाता था, तो ऑप्शन बी ताड़पत्र। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकाल में अमात्य किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सेना प्रमुख, ऑप्शन बी शाही मंत्री, ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख, ऑप्शन डी शिक्षक। गुप्तकाल में अमात्य किसे कहा जाता था? ये प्रश्न जो है एसएससी CHSL में पूछे गए हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाही मंत्री। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी MTS में पूछे गए हैं और बिहार बीपीएससी ट्री में भी ये प्रश्न पूछे गए थे। ऑप्शन ए है हरिसेन, बी स्वयं समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त खुद इस यज्ञ को करवाए थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल में विज्ञान और गणित में सबसे प्रसिद्ध थे? गुप्तकाल में विज्ञान और गणित में सबसे प्रसिद्ध थे। ये प्रश्न यूपीएससी प्री में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य और आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और वराहमिहिर, ऑप्शन डी है नागार्जुन और चाणक्य। गुप्तकाल में विज्ञान और गणित में सबसे प्रमुख कौन थे, तो इसमें उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट और वराहमिहिर। ये प्रसिद्ध थे विज्ञान और गणित में। अगला प्रश्न है आपका, गुप्तकाल के किस शासक ने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया था? गुप्तकाल के किस शासक ने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया था? ये प्रश्न RRB ALP 2019 में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। गुप्तकाल के किस शासक ने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस काल के लेखक थे? बाणभट्ट किस काल के लेखक थे? और ये प्रश्न जो है कि SSC GD में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी वर्धन काल, ऑप्शन डी शुंग काल। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट किस काल के लेखक थे, तो बाणभट्ट वर्धन काल के लेखक थे। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं सभी जो है कि गुप्त काल से, गुप्त साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी से लिए गए हैं। चूँकि गुप्त डायनेस्टी से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से रट लें, इसको कंटिन्यू 1-2 बार वीडियो को आप देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने किस भाषा को शाही भाषा के रूप में अपनाया था? गुप्त शासकों ने किस भाषा को शाही भाषा के रूप में अपनाया था? ये प्रश्न SSC CGL और UPSC में पूछे गए हैं। ऑप्शन है प्राकृत भाषा, बी संस्कृत, सी पाली, डी मगधी। तो गुप्त शासकों ने संस्कृत भाषा को शाही भाषा के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के सिक्कों पर कौन सी देवी अक्सर अंकित होती थी? गुप्त शासकों के सिक्कों पे कौन सी देवी अक्सर अंकित होती थी? ये प्रश्न UPSC, SSC और CGL में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी सरस्वती, सी दुर्गा, डी काली। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मी। अगला प्रश्न है,
चतुर्गिनी सेना का उल्लेख किस शासक के समय हुआ? चतुरंगिनी सेना का उल्लेख किस शासक के समय हुआ था? ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी सकंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चतुरंगिनी सेना का उल्लेख किस शासक के समय हुआ था? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के शासन में हुआ था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का अंत किस कारण हुआ? ये प्रश्न जो है कि बीपीएससी, एसएससी और जीडी में पूछे गए थे। गुप्त वंश का अंत किस कारण हुआ था? तो ऑप्शन ए है खून आक्रमण, बी आंतरिक कलह, सी आर्थिक पतन, डी उपयुक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त डी सभी। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की शैली थी। गुप्तकालीन जो मंदिर निर्माण हुए हैं उसकी शैली क्या थी? ऑप्शन ए है नागर शैली, ऑप्शन बी है द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी है वेसर शैली, ऑप्शन डी है मिश्रित शैली। ये प्रश्न यूपी पीएससी, एसएससी और सीजीएल में पूछे गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागर शैली। अगला प्रश्न है गुप्तकाल में महिलाएं कौन से कार्य में प्रमुख थीं? गुप्तकाल में महिलाएं कौन सी कार्य में प्रमुख थीं? ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यापार। ये प्रश्न सीटेट में पूछे गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। गुप्तकाल में महिलाएं कौन से कार्य में प्रमुख थी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा में। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये काफी फेमस प्रश्न है और ये 5 क्लास के बुक में भी है। ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। सही उत्तर होगा इसका कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये जो प्रश्न है आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है गुप्तकाल में कावित्री कौन प्रसिद्ध थी? कौन सी कावित्री जो है कि गुप्तकाल में प्रसिद्ध थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्योत्तमा, ऑप्शन बी सुभद्रा, ऑप्शन सी मृणालिनी, ऑप्शन डी वसुमती। सही उत्तर हो जाएगा इसका विद्योत्तमा, ऑप्शन ए विद्योत्तमा। कौन सी कावित्री फेमस थी? कौन सी कावित्री प्रमुख थी? गुप्तकाल में कावित्री कौन सी प्रसिद्ध थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विद्योत्तमा। अगला प्रश्न है गुप्तकाल में राजसूय यज्ञ किसने किया? गुप्तकाल में राजसूय यज्ञ किसने किया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है सकंदगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। गुप्तकाल में राजसूय यज्ञ किसने किया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त ने किया था। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके एसएससी एमटीएस 2020 में पूछे गए थे। जितने भी मैं बता रहा हूँ कि किस वर्ष में और किस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं फैक्ट को। इसमें किसी तरह के जो है कि झूठ नहीं है, आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है दश कुमार चरित किसकी रचना है? दश कुमार चरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट, सी दंडी, सी कालिदास, डी हरिसेन। दश कुमार चरित किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडी। और ये भी जो प्रश्न है ये यूपीएससी ऑप्शनल में संस्कृत से पूछे गए थे। अगला प्रश्न है गुप्त शासन में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस पर आधारित थी? गुप्त शासन में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस पर आधारित थी? ये प्रश्न जो है कि यूपी पीसीएस, एसएससी और सीजीएल में पूछे गए हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म और ऑप्शन डी है पुराण धर्म। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, गुप्त शासन में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराण धर्म। अगला प्रश्न है गुप्तकाल में चित्रकला का प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलता है? गुप्तकाल में चित्रकला का प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलता है? ए एलोरा, बी अजंता, सी नालंदा, डी भारहूत।
ये प्रश्न दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी में पूछे गए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। अजंता में गुप्त काल में चित्रकला का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो अजंता। ये अजंता की गुफा है, वहां पे है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के काल में प्रमुख कर प्रणाली कौन सी थी? गुप्त शासकों के काल में प्रमुख कर प्रणाली कौन सी थी? ये ऊपर हमने ये क्वेश्चन को देखा था, उसको सिर्फ घुमा दिया गया है। ए सामाजिक कर, बी धार्मिक कर, सी भूमि कर, डी जातीय कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि कर। यह प्रश्न इसी तरह घुमा करके पूछा गया था एसएससी सीएचएल में, एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई थी? गुप्त शासकों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई थी? ऑप्शन ए है गणराज्य, बी सामंतशाही, सी केंद्रीकृत राजतंत्र, डी लोकतांत्रिक। गुप्त शासकों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीकृत राजतंत्र। और ये प्रश्न जो है यूपीएससी प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों का अधिकतम संकलन किस काल में हुआ? स्मृति ग्रंथों का अधिकतम संकलन किस काल में हुआ? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है वर्धन काल, ऑप्शन डी है शुंग काल। दोस्तों चूंकि ये जो है कि गुप्त काल से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी उत्तर आसानी से दे देगा कि गुप्त काल, लेकिन जब यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें वहाँ पे समझ में नहीं आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति ग्रंथों का अधिकतम संकलन किस काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा गुप्त काल। परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हमें समझ में, किसी को भी समझ में वहाँ पे नहीं आता है। और ये प्रश्न जो है कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? ए चड़क, बी नागार्जुन, सी वराहमिहिर, डी सुश्रुत। विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वराहमिहिर। ये प्रश्न जो है कि यूपी पीसीएस में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए रुपयक, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी टंका, ऑप्शन डी मुद्रा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रुपयक। ये प्रश्न एसएससी और एमटीएस में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के समय किस क्षेत्र में सबसे अधिक मंदिर बने? गुप्त शासकों के समय किस क्षेत्र में सबसे अधिक मंदिर बने? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी पश्चिमी भारत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर भारत। गुप्त शासकों के समय सबसे ज्यादा उत्तर भारत में मंदिर बने थे। अगला प्रश्न है, परिशिष्ट शब्द का प्रयोग गुप्तकालीन ग्रंथों में किसके लिए होता था? परिशिष्ट शब्द का प्रयोग गुप्तकालीन ग्रंथों में किसके लिए होता था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी उपसंहार, ऑप्शन सी कर व्यवस्था, ऑप्शन डी अध्याय सूची। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसंहार। परिशिष्ट शब्द का प्रयोग उपसंहार के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के प्रशासन में संधि विग्रही कौन होता था? गुप्त काल के प्रशासन में संधि विग्रही कौन होता था? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी शांति समझौता मंत्री, ऑप्शन डी भूमि अधिकार। दोस्तों ये प्रश्न जो है कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शांति समझौता मंत्री। गुप्त काल के प्रशासन में संधि विग्रही होते थे शांति समझौता मंत्री। अगला प्रश्न है, सप्तमी तिथि का उल्लेख गुप्त काल में किस लेख में मिलता है? सप्तमी तिथि का उल्लेख गुप्त काल में किस लेख में मिलता है? ऑप्शन ए है प्रयाग प्रशासित, ऑप्शन बी मेहरौली लौह स्तंभ, ऑप्शन सी भानु गुफा लेख, ऑप्शन डी एरन लेख। तो सप्तमी तिथि का जो उल्लेख है वो आपको मिलता है एरन लेख में। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी?
ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। गुप्त शासकों के राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए स्वतंत्र और शिक्षित, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से निर्बल, ऑप्शन सी केवल गृह कार्य तथा सीमित, ऑप्शन डी केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्र और शिक्षित। चूंकि गुप्त काल को याद रखिएगा, ये जो डायनेस्टी है इसे काफी महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन मंदिरों की छत किस प्रकार की होती थी? गुप्तकालीन मंदिरों की छत किस प्रकार की होती थी? ऑप्शन ए सपाट, ऑप्शन बी गुंबददार, ऑप्शन सी शिखरदार, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। गुप्तकालीन मंदिरों की छत किस प्रकार की होती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिखरदार। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल में किसने कहा था राजा लोक कल्याण के लिए है? गुप्त काल में किसने कहा था राजा लोक कल्याण के लिए है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए चाणक्य, बी विष्णु शर्मा, सी हरिसेन, डी बृहस्पति। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके यूपी पीसीएस में पूछे गए थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने कहा था राजा लोक कल्याण के लिए है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बृहस्पति। इन्होंने कहा था कि राजा जो है वो लोक कल्याण के लिए होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के दौरान किस शैली की मूर्तिकला लोकप्रिय हुई? गुप्त वंश के दौरान किस शैली की मूर्तिकला लोकप्रिय हुई? ऑप्शन ए गांधार शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली, ऑप्शन सी नागर शैली, ऑप्शन डी द्रविड़ शैली। दोस्तों ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मथुरा शैली। गुप्त वंश के दौरान किस शैली की मूर्तियां प्रसिद्ध थी, लोकप्रिय थी? तो ऑप्शन बी मथुरा शैली। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल में कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद से संबंधित था? गुप्तकाल में कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद से संबंधित था? तो ऑप्शन ए होगा सुश्रुत संहिता, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी नीति शास्त्र, ऑप्शन डी बृहत संहिता। ये प्रश्न जो है कि यूपीएससी में पूछे गए थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता गुप्तकाल में कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद से संबंधित था? तो सुश्रुत संहिता। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने किस देवी देवता को मुख्य रूप से पूजा था? गुप्त शासकों ने किस देवी देवता को प्रमुख रूप से पूजा था? और ये प्रश्न जो है कि एसएससी सीजीएल सीटेट में पूछे गए हैं। गुप्त शासकों ने किस देवी देवता को प्रमुख रूप से पूजा था? तो ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी वरुण। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु को पूजा था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कितने प्रकार के कर प्रमुख थे? गुप्त काल में कितने प्रकार के कर प्रमुख थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी डी 5। सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में कितने प्रकार के कर प्रमुख थे? तो 3 प्रकार के कर प्रमुख थे। ये प्रश्न जो है कि बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला शासक कौन था? गुप्त वंश की सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त। गुप्त शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले थे ये। और ये प्रश्न जो है कि एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। एसएससी सीपीओ में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन काल में सबसे ज्यादा उपलब्ध लेख किस भाषा में है? गुप्त शासन काल में सबसे ज्यादा उपलब्ध जो लेख हैं वो किस भाषा में है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो लेख मौजूद है वो है ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, मैं कभी कभी ये बोलना भूल जा रहा हूँ कि किस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में काव्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में काव्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनेक कवि सक्रिय थे,
ऑप्शन बी अनेक भाषाओं में काव्य था। ऑप्शन सी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शिक्षा किस पद्धति पर आधारित था? गुप्तकालीन शिक्षा किस पद्धति पर आधारित था? ये सीटेट में जो है कि ये प्रश्न पूछा गया था और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पाठशाला, ऑप्शन बी आश्रम पद्धति, ऑप्शन सी मदरसा, ऑप्शन डी गुरुकुल। गुप्तकालीन शिक्षा किस पद्धति पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुकुल। गुरुकुल पर आधारित था, जो कि अब सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल में कौन सा पोशाक सामान्य थी? गुप्तकाल में कौन सा पोशाक सामान्य थी? तो ए धोती और उत्तरीय, बी पायजामा और कुर्ता, सी पगड़ी और कुर्ता, डी घाघरा और चोली। गुप्तकाल में कौन सा पोशाक सामान्य थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धोती और उत्तरीय। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का शुद्धतम स्वरूप किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का शुद्धतम स्वरूप किस काल को कहा जाता है? और ये प्रश्न यूपीएससी मेन में पूछा गया था। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी वर्धन काल, ऑप्शन डी शुंग काल। तो यहाँ तो आसानी से आप जवाब कोई भी दे सकता है कि गुप्त काल, क्योंकि ये गुप्त काल से संबंधित सारे प्रश्न हैं। लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। परीक्षा में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस काल हम लोग कौन सा काल हम लोग इसमें उत्तर दें। भारतीय संस्कृति का शुद्धतम स्वरूप किस काल को कहा गया है, वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का शुद्धतम स्वरूप किस काल को कहा जाता है? तो वो है आपका गुप्त काल। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में पौराणिक धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन था? गुप्त काल में पौराणिक धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या था? ए महाभारत, बी रामायण, सी पुराण, डी उपनिषद। दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे गए थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुराण। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के दौरान सबसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कौन थे? व्याकरणाचार्य कौन थे? गुप्त वंश के दौरान सबसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी कात्यायन। गुप्त वंश के दौरान सबसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में मुद्रा निर्माण का नियंत्रक किसके अधीन था? गुप्त काल में मुद्रा निर्माण का नियंत्रण किसके अधीन था? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राजपुरोहित, ऑप्शन डी लेखपाल। दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष। मुद्रा निर्माण का नियंत्रण कोषाध्यक्ष होते थे। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता था? गुप्त काल में कौन सा त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता था? दोस्तों ये प्रश्न आपके आरआरबी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है दशहरा, ऑप्शन बी है दीपावली, ऑप्शन सी है होली, ऑप्शन डी है बसंत पंचमी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी बसंत पंचमी। दोस्तों अगर आपको इसको अच्छे से याद करना है तो वीडियो को जो है कि आप 2 पे या 1.5 पे आप इसको जो है कि फास्ट करके आप कंटिन्यू इसको देखिएगा। आपको इजीली जो है कि ये सारे क्वेश्चन जो है कि याद हो जाएंगे और एग्जाम के लिए आपको आसानी हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है कि गुप्त काल से और सारे क्वेश्चन जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।